हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। कल हमने एक सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर 1। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी कि लास्ट पे जो है वॉइस की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे। जिसमें है डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये डिफरेंसेस हम देखेंगे। एड्जॉर्प्शन क्योंकि हमने कल भी पढ़ चुके थे कि सरफेस फेनोमेना है। इसमें एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल जो हैं, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस पे नहीं रहते बल्कि बल्क में पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ ए सरफेस फेनोमेना, और एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फेनोमेना। एड्जॉर्प्शन के केस में क्या है, मॉलिक्यूल जो है सिर्फ सरफेस पे ही रहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस से पेनिट्रेट करके जो है बल्क में चले जाएंगे, बल्क ऑफ द मटेरियल में। मॉलिक्यूल्स आर रिटेन्ड एट सरफेस, ये किस केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में। लेकिन मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिटेन्ड एट द सरफेस बट दे पेनिट्रेट टू द बल्क इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन के केस में। अब जो मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इज एट सरफेस, therefore it has a non-uniform distribution of molecules। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जो है, कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, इसलिए बाकी मटेरियल के अंदर, बल्क के अंदर जो है कंसंट्रेशन नहीं है। तो इसलिए ये जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के केस में कि किस में जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल एंड देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन के केस में। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें कि इट्स रेट इज़ हाई इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एब्जॉर्प्शन के केस में जो स्पीड या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ पार्टिकल्स जो रिटेन होंगे हमारी सरफेस पे, इनिशियली वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद में जो है टाइमली एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता जाता है, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो रेट जो है ज़ीरो हो जाता है। अब वो कैसे समझेंगे हम, वो कैसे समझेंगे हम। फॉर एग्जांपल हम एक सरफेस ले लेते हैं। इस सरफेस पे 10 साइड्स हैं, 10 एब्जॉर्प्शन साइड्स हैं। एब्जॉर्प्शन साइड्स जो हैं 10 है हमारे पास। तो जो एब्जॉर्बेट पार्टिकल्स, सारी की सारी साइड वेकेंट्स हैं अभी। तो ये पार्टिकल जो हैं, जब सारी की सारी साइड्स वेकेंट्स हैं, तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है किसका रेट जो है ज़्यादा होगा। लेकिन जो है एब्जॉर्प्शन साइड्स फिल होती जाएंगी, तो इनका सरफेस पर अट्रैक्ट होना और रिटेन होना, इनका एब्जॉर्प्शन रेट जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और जब सारी की सारी साइड्स जो हैं फिलअप हो जाएंगी, तो एब्जॉर्प्शन का रेट ज़ीरो हो जाएगा। उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वो हम देखते हैं। जैसे ये हमने ले लिया फ्री गैसेस पार्टिकल्स, फ्री एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स हैं गैसेस के, ये सरफेस ले ली हमने, ये फ्री सरफेस है, अभी कोई भी एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, और ये फ्री एड्जॉर्ब गैसेस पार्टिकल्स हैं। जो ही एड्जॉर्प्शन हो गया, गैस पार्टिकल्स जो सरफेस पे आके रिटेन हो गए। जब सारी की सारी सरफेस जो है, सारी की सारी वेकेंट साइड्स पे जो है एड्जॉर्बेट पार्टिकल जो है आके बैठ गए, तो एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स आके बैठ गए, वो वहीं नहीं बैठेंगे, उसके बाद उनकी डिसऑर्प्शन भी होगा। ये अगर रेट है हमारा, रेट फॉर एड्जॉर्प्शन, तो डिसऑर्प्शन जब होगा, ये होगा हमारे पास रेट फॉर डिसऑर्प्शन। तो इस वक्त क्या होगा, जितनी एड्जॉर्प्शन हो रही होगी उतनी डिसऑर्प्शन हो रही होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं, ये जब एड्जॉर्ब हो गए किसी सरफेस पे, तो यहीं सरफेस पे नहीं रहेंगे, ये कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं, जिस टाइम को हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ
एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, लाइफ टाइम ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ के साथ। ये इनका मैक्सिमम टाइम होगा ये जो है रिटेन रहने का। उसके बाद जो है टाइम होता जाएगा, ये एड्जॉर्प्शन के पार्टिकल जो है, एड्जॉर्ब पार्टिकल जो है, ये सरफेस को छोड़ देंगे और दूसरे पार्टिकल जो है आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये कब कंडीशन होगी, जितने एड्जॉर्ब पार्टिकल्स जितने पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे उतने ही पार्टिकल जो है उनकी डिसॉर्प्शन भी होगी। तो उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जब एड्जॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा, डिसॉर्प्शन के बराबर। ये जब स्टेज आ जाएगी, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। एड्जॉर्प्शन जब इक्वल हो जाएगी डिसॉर्प्शन के, उस वक्त रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है हमारे पास, नेट एड्जॉर्प्शन का अगर हम रेट देखेंगे तो नेट एड्जॉर्प्शन रेट होगा हमारे पास 0। इस पॉइंट की समझ आ गई। ये वाला पॉइंट था। इट्स रेट इज हाई इन द बिगिनिंग, सारी की साइड्स खुली वेकेंट है, जो ही साइड्स फिल हो रही हैं तो रेट जो है डिक्रीज होता जा रहा है। और कब तक डिक्रीज होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इक्वल टू रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मीन्स नेट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में इट्स रेट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। और एब्जॉर्प्शन का क्या है, इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मीन्स इट्स ए फास्ट प्रोसेस। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इस केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में, तो पेंट ऑन वॉल्स, जो हम वॉल्स पे पेंट करते हैं वो एग्जांपल किसकी है, एब्जॉर्प्शन की। क्योंकि वॉल्स पे जो हम पेंट की लेयर, जो ये अगर वॉल है हमारे, और ये जो पेंट की लेयर यहाँ पे बनी हुई है, ये पेंट की लेयर जो है इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे ही जो है ये एब्जॉर्ब रहती है। तो ये एग्जांपल है किसकी, एब्जॉर्प्शन की एक। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जैसे वाटर फिल्टर है, उसमें हम यूज़ करते हैं चारकोल यूज़ करते हैं। तो चारकोल क्या करता है, अपनी सरफेस पे इम्प्योरिटीज़ को एड्जॉर्ब करता है, अपनी सरफेस पे इम्प्योरिटीज़ को एड्जॉर्ब करता है। और जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एड्जॉर्ब हो जाएंगी चारकोल की सरफेस पे, और जो पानी बाहर आएगा वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। और एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो हमारे पास सरफेस पे नहीं रहती, बल्कि बल्क में चले जाएंगे। स्पॉन्ज इन वाटर, जो स्पॉन्ज हम लेते हैं, या हम ब्रेड ले लें, ब्रेड को जब हम पानी में डालें या चाय में डालें या दूध में डालें तो सारा का सारा लिक्विड जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है। वो किसकी एग्जांपल है, हमारी एब्जॉर्प्शन की। या बिस्किट इन टी, ये भी हमारी एग्जांपल जो है। बिस्किट जब हम डिप करेंगे चाय में तो चाय सारी जो है बिस्किट के मटेरियल के बल्क में चली जाएगी। तो ये एग्जांपल है हमारी एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हम दो केसेस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस क्या है हमारा, इन केस ऑफ लिक्विड्स, जब हम लिक्विड्स को एड्जॉर्बेंट ले रहे हैं, एज एड्जॉर्बेंट सरफेस ले रहे हैं, जिस पे एड्जॉर्ब पार्टिकल जो है आके एड्जॉर्ब होंगे, गैसियस पार्टिकल आके एड्जॉर्ब होंगे। और दूसरा हम केस क्या ले रहे हैं, इन केस ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम सॉलिड सरफेस को एड्जॉर्बेंट ले रहे हैं। ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड्स की अगर हम बात करें, अगर हम ये एक बीकर ले लेते हैं, इसमें हम लिक्विड डाल देते हैं, कोई भी लिक्विड, वाटर ही डाल दो, इसमें वाटर डाल दिया हमने। यहाँ पे दो केसेस अराइजेस होंगे। एक केस क्या होगा, जो पार्टिकल हमारे बल्क में है, जो वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे बल्क में है, तो वो चारों तरफ से विद इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, और वो सारे उस पर जो है इक्वल फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स
बल्क में है वो चारों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल से या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उस पर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्टिकल जो है जो बल्क में है ये बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड इंटरेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। ये बैलेंस इंटरेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज क्योंकि ऑल जो है इसके नेबरहुड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। दूसरा केस है जो पार्टिकल हमारी सरफेस पे है, ये पार्टिकल जो है हमारा ये सरफेस पे है पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल जो है ये हमारा बल्क में है। जो सरफेस पे है हमारा पार्टिकल, सरफेस के केस में क्या होगा कि ये नॉट सराउंडेड बाय इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिन साइडों से ये पार्टिकल्स के साथ घिरा हुआ है उस वो वाले पार्टिकल्स जो है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी उनके साथ इंटरेक्शन है। लेकिन ऊपर वाली साइड ये जो हमने डैश करके दिखाया है यहाँ पे जो है कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस अराइज हो रहे हैं। ये वाला पार्टिकल जो है सरफेस वाला ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उनको बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा कि जो गैसेस पार्टिकल्स सराउंडिंग में होंगे ये उनके साथ जो है इंटरेक्शन करेगा, उनके साथ अट्रैक्ट करेगा ताकि ये खुद को बैलेंस कर पाए। हर एक को स्टेबल होना है। जैसे जो बल्क में है ये स्टेबल है, नेट फोर्स जो बल्क वाला है नेट फोर्स इस पर जो है 0 है, लेकिन इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ये उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है जो गैस के पार्टिकल जो है सराउंडिंग में है ये चाहेगा कि उनके साथ जो है इसकी एड्जॉर्प्शन हो। ये जो है एड्जॉर्ब हो जाएगा तो ये भी जो है बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएगा। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स अराइज हुई है ये इन्हीं को हम बोलते हैं रेजिडुअल फोर्सेस। ये रेजिडुअल फोर्सेस जो हैं क्या करवाती हैं, एड्जॉर्प्शन। अगर क्वेश्चन आए कि एड्जॉर्प्शन जो है किस वजह से होती है तो ऑप्शन में अगर रेजिडुअल फोर्सेस हो तो रेजिडुअल फोर्सेस है हमारा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा सरफेस का पार्टिकल, इसलिए जो है एड्जॉर्प्शन हो रही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इन केस ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम सॉलिड्स को जो है इन केस ऑफ सॉलिड्स जिसमें हम सॉलिड्स को ले रहे हैं एज एड्जॉर्बेंट। इसमें सॉलिड्स को हम एज एन एड्जॉर्बेंट ले रहे हैं। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये वाला पार्टिकल जो है सॉलिड का जो बल्क में है उसकी सारी की सारी वैलेंसीज जो है सेटिस्फाइड है। इसका बॉन्ड इसके साथ भी बना हुआ है, इसके साथ भी बना हुआ है, इस वाले के साथ भी बना है, इसके साथ भी। चार अगर ये बॉन्ड बना रहा है, अगर ये चार बॉन्ड बना रहा है अपने तो ये चार के चार बॉन्ड इसके बने हुए हैं। लेकिन जो पार्टिकल हमारे सरफेस पे है तो इस वाले पार्टिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही बॉन्ड्स बने हुए हैं और दो बॉन्ड्स जो हैं हमारे पास नहीं बने हुए। ये दो बॉन्ड्स क्या हमारे पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं। इन अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला जो है सरफेस का जो एटम है या सरफेस पे जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स है ये चाहेगा कि जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स जो हैं दूसरे फेज में है ये चाहेगा उनके साथ इंटरेक्शन करना ताकि ये जो है इसकी वैलेंसीज भी क्या हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं। वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ये भी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें इन बोथ द केसेस, जो ये इन बोथ द केसेस कौन कौन से हमारे पास, एक हमने पढ़ा इन केस ऑफ लिक्विड्स और दूसरा है इन केस ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हमने लिक्विड्स को और सॉलिड्स को एड्जॉर्बेंट लिया। इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो दोनों केसेस में क्या है, जो रेजिडुअल फोर्सेस अराइज हो रही हैं, जो रेजिडुअल चाहे वो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज या अनबैलेंस्ड वैलेंसीज की वजह से या अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो रेजिडुअल फोर्सेस हमारे पास अराइज हुई हैं वही रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। आई होप समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो शायद नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो। इसलिए थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वो वाली बेसिक टर्म्स जो हैं जो इस कंसेप्ट में यूज़ होंगी हम वो पहले क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले देखेंगे हम इंपॉर्टेंट टर्म स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है? ए प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, उस हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े, उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। वाटर जब फ्लो करता है तो वाटर कैसे फ्लो करता है? हाई लेवल से लो लेवल के लिए। तो क्या हमें उसको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है या कोई और मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है उस फ्लो को के लिए? नहीं, बल्कि वो खुद ब खुद हो जाता है। या फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये भी खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे हम जैसे कॉमन से एग्जांपल जो घर पे डे टू डे लाइफ में चलता है, हमने दूध गर्म कर लिया, हमने जो है इसमें हॉट मिल्क रख दिया, हॉट मिल्क रखा। अब हमने इसे जल्दी ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं कि इस गिलास में जो हमने कोई भी चीज़ चाहे गर्म रखी है या दूध गर्म रखा है, तो हम इस गिलास को उठा के किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, कोल्ड वाटर डाल देते हैं। तो इससे जो है हमारा जो मकसद है कि दूध या चाहे जो ये पानी जो भी हमने गर्म रखा उसे जल्दी ठंडा करना, तो वो हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि यहाँ से हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्ड बॉडी के लिए, मीन्स हॉट बॉडी से हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्ड बॉडी के लिए। और ये कब तक ट्रांसफ़र हो जाएगी? जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है, ये जो हॉट मिल्क लिया है हमने इसका और ये जो वाटर बाथ जिसमें हमने ये रखा है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तब तक जो है ये हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है। और इसी का रिवर्स जो है या अपोजिट इसका जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? वो प्रोसेस जो खुद ब खुद ना हो, जिसे प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की या एक्सटर्नल मशीनरी की ज़रूरत जो है होती है। फॉर एग्जांपल, हम जो है ग्राउंड लेवल पे हम जो है वाटर का टैंक बना लेते हैं, वाटर टैंक। ग्राउंड लेवल पे वाटर टैंक बनाते, तो ये वाटर जो है हमने 4th फ्लोर पे चढ़ाना है, 4th फ्लोर पे चढ़ाना है। तो ये खुद ब खुद चढ़ेगा नहीं, हमें यहाँ पे जो है किसी मोटर की ज़रूरत पड़ेगी जो है वाटर को जो है फ्रॉम लोअर लेवल से हाई लेवल जब हमने चढ़ाना है तो हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि यही टर्म जो है हमारे थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में यूज़ होने वाली हैं और हम चाहेंगे कि ये आपको जो है अच्छे से आ जाए, और ख़ासकर नॉन साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो है हम ये टर्म देखते हैं कौन सी है, गिब्स फ्री एनर्जी। इंपॉर्टेंट टर्म है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी अवेलेबल इन एनी सिस्टम to do useful work is called Gibbs free energy. Total energy available in any system to do useful work is called Gibbs free energy. For example, ये नीचे देखने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉमन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे अकाउंट असिस्टेंट लग गए, मैं तो दुआ भी करूँगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं हमारे J&K के, सबकी जॉब लग जाए। आपकी जॉब लग गई
आपको 20 साल हो गए जॉब करते, तो आपके पास जो है बहुत पैसा आ गया। फॉर एग्जांपल आप करोड़ों के मालिक बन गए, आपके पास एग्जांपल मान के चले 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ है आपके पास। आप चाहोगे कि इसमें कुछ डोनेट करना, आप चाहोगे कि इस 1 करोड़ रुपये में मैं कुछ डोनेट करूं, कोई यूज़फुल वर्क करूं, कोई ऐसी डोनेशन करूं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 1 करोड़ रुपया जो है इसमें से देखोगे कि मुझे जो डे टू डे लाइफ में जो पैसा चाहिए, जो मेरे खर्चे हैं या जो मेरे बाल बच्चे हैं, उन सब का खर्चा मिला के जो आपको जिन पैसों की ज़रूरत है वो आप इस 1 करोड़ रुपये में से निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल वो 70 लाख, वो 70 लाख रुपए जो है आपको लगेगा कि हाँ मुझे जो है जो लाइफ मेरी अब बची है तो मैं 70 लाख से मेरा काम हो जाएगा, और अच्छे से जो स्टैंडर्ड मेरा आज है वैसा ही स्टैंडर्ड जो है मेरा 70 लाख में जो है आराम से रहेगा। प्लस 10 लाख और कर दो, कोई और खर्चा होगा, कोई इन्फ्लेशन भी है, छोड़ो। अब आपके पास ये टोटल हो गया 80 लाख रुपीज़। ये 80 लाख रुपए जो है आप जो है आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब आपके पास कितना बचा, 20 लाख रुपीज़। ये आप डोनेट कर सकते हो, ये आप डोनेट कर सकते हो किसी यूज़फुल वर्क के लिए। तो ये जो 20 लाख है आपके पास, जो खा पी के जो नेक्स्ट ज़िंदगी गुजार के जो आपके पास पैसा बचेगा, ये वाला जो पैसा आपके पास 20 लाख, ये आप डोनेट कर सकते हो। इसी पैसे को हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी से हम वो वाली एनर्जी निकालेंगे जो सिस्टम यूज़ कर रहा है, जिसे जो सिस्टम के कोई इम्पॉर्टेंट या वाइटल्स काम उससे जो है करवाने हैं। उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो है हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी। इसको हम किस रिलेशन से पढ़ते हैं, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और G क्या है इसमें, गिव्स फ्री एनर्जी। H क्या है हमारे पास, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हो सकता है पूछ भी ले, ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बोलो H क्या है इसमें, या T क्या है इसमें, या S क्या है इसमें, या G क्या है इसमें, तो वो हम सब देख लेंगे। G है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी, H है हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये है हमारे पास वो जो है 1 करोड़ रुपये। ये जो H है ये वो 1 करोड़ रुपये जो मैंने एग्जांपल समझाई। तो इसमें से आपने क्या निकालना, ये जो है ये आपके खर्चे हैं, टी एस क्या है आपका खर्चा। तो उसमें से जब ये आप निकालोगे तो गिफ्ट फ्री एनर्जी वो जो 20 लाख है जो आपने डोनेट करते हैं वो आपकी G वैल्यू है, ठीक है। ये T क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देखो ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्म, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये जो गिफ्ट फ्री एनर्जी हमने बोला, G इज इक्वल टू गिफ्ट फ्री एनर्जी, ये भी सिस्टम की बोली हमने। H हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने सिस्टम का बोल दिया। S जो है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने सिस्टम की ही बात की। लेकिन जब हमने टेम्परेचर की बात की तो ये हमने बात की सराउंडिंग की। मैं भी पूछ ले कि ये जो है T जो है इसमें टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर कौन सा है, सराउंडिंग का है या सिस्टम का है, तो टेम्परेचर हमारे पास ये कौन सा है, सराउंडिंग का है। और ये S जो है ये है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, या इसको रैंडमनेस कहते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को, एंट्रोपी को हम रैंडमनेस भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब सिस्टम जो है चेंज होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ये जो वैल्यूज़ हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, G की जगह पे हम क्या लेंगे, डेल्टा, और इसके साथ भी डेल्टा, और जो है S के साथ भी हम डेल्टा ले लेंगे। डेल्टा क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा S क्या हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी में भी पूछ सकता है। ये हो गई हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे हम हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इट्स एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जब 1 मोल गैस का
जो है एड्जॉर्ब होता है हमारी सरफेस पे। ये हमने कोई सरफेस ले ली, तो एक मोल गैस का जो है जब एड्जॉर्ब होगा हमारी सरफेस पे, तो वहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। दैट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होगा? देखो, एक्सोथर्मिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट या थर्मल एनर्जी। एक्सो क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, निकल जाती है। फॉर एग्जांपल हम जो है कंबस्शन करते हैं, हम लकड़ी को जलाते हैं, कार्बन है, जलाया हमने, ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या निकला? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हीट निकली। जब हम लकड़ी जलाते हैं, पेपर जलाते हैं या कोई और फ्यूल जलाते हैं, तो हमारे पास हीट जो है निकल दिया। तो जब हीट निकलेगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और नेक्स्ट जो है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है ये रिवर्स टू एक्सोथर्मिक है, रिवर्स टू एक्सोथर्मिक। थर्मिक वही हीट के रिलेटेड, और एंडोथर्मिक में क्या होता है? तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये एंडोथर्मिक कोई प्रोसेस है तो वो नहीं होने वाला, वो रिएक्शन नहीं होने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन एक्सोथर्मिक में जो है हीट हमें नहीं देनी है, वो जो ही प्रोसेस का होना शुरू हो जाएगा तो हीट जो है इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में ऐसा नहीं है, आपको हीट प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ही वो रिएक्शन या वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है उस प्रोसेस होने के लिए। कॉमन एग्जांपल लेता हूँ मैं, कॉमन आई थिंक बहुत सारों ने जो है डे टू डे लाइफ में रोज़ ही करते हैं, और खासकर आजकल गर्मी है तो पता चल ही जाता है। हमने ग्लास में पानी ले लिया, उस फॉर एग्जांपल हमने जो है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो हमने गिलास में ले लिया, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। उसमें हमने ग्लूकोज मिला लिया, 4-5 चम्मच जो है हमने ग्लूकोज के डाल दिए उसमें। तो हम देखेंगे 4-5 चम्मच जो ही हम डालेंगे, उसके बाद 1-2 सेकंड्स के बाद जो है हम देखेंगे कि वो जो पानी जो है उसका, वो जो गिलास है उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हुआ होगा। वो जो सोल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हुआ होगा एज़ कम्पेयर, पहले अगर 25 डिग्री था, अब मे बी जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर रहा होगा, और रहा नहीं होगा पक्का ही होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उस रिएक्शन को होने के लिए जो है हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, कहाँ से होगी? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग क्या है उसकी? जो वाटर का जो हीट कंटेंट लेवल है वो जो है उससे जो है हीट ले लेगा, उस पानी से जो वो हीट निकाल लेगा वो प्रोसेस होने के लिए। तो इसलिए जो है वाटर का जो है टेम्परेचर जो है फॉल कर जाएगा। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसकी एक और कॉमन एग्जांपल दे देते हैं हम। जैसे हम चूना जिसको बोलते हैं, वाइट वाश जिससे करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं, तो जिस पानी में हम उसको मिक्स करते हैं, जो कंटेनर हमने लिया हुआ है वो कंटेनर गर्म हो जाता है, वो कंटेनर उस कंटेनर का जो है टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वो हीट जो है इवॉल्व करेगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या है, हमें हीट देनी है, तो जब प्रोसेस होगा तो हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो बेसिक टर्म्स हमने पहले पढ़ी ये सब यूज़ होंगी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में, इसलिए मैंने ये पहले ही पढ़ाई। और मोस्टली जो है नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हमारे पास बहुत हैं, तो जो नॉन साइंस है साइंस है इंशाल्लाह दोनों जो है अच्छे से कर पाएंगे।
हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मे भी पूछ ले कि एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आँख बंद करके टिक मारना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव। हमेशा एड्जॉर्प्शन के केस में हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस मोस्टली मैंने देखा है कि सीधा ही पढ़ा लेते हैं या पढ़ते हैं, या किताबों में भी लिखा है जो लो लेवल्स की किताबें हैं कि एड्जॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, सीधा। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं यही एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। और रैंडमनेस डेल्टा एस की वैल्यू, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट है। मे भी पूछ ले कि एड्जॉर्प्शन के बारे में पूछ ले कि बोलो भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। तो हमेशा ये याद रखना है कि इस केस में एड्जॉर्प्शन के केस में जो है तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो है हमारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है। अब रिलेशन क्या हमारे पास? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जो हमने पहले गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो ही एड्जॉर्प्शन हो रही है, ये सरफेस ले ली मैंने, ये एड्जॉर्बेंट सरफेस या एड्जॉर्बेंट, ये जो इसे मैं मिटा देता हूँ, ये जो गैशियस मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल जो प्रेजेंट है, जो ही एड्जॉर्प्शन होगी तो ये जो है सरफेस पे रिटेन हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सरफेस पे आके जो है एक पैटर्न में जो है आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे, एक लेयर बना लेंगे। तो रैंडमनेस पहले ज़्यादा थी, रैंडमनेस पहले ज़्यादा थी क्योंकि गैसियस पार्टिकल मूव कर रहे थे। अब वो सारे गैसियस पार्टिकल जो है मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रेगुलर फैशन में जो है अरेंज हो गए हैं हमारी सरफेस पे, हो गए। तो अब रैंडमनेस क्या हुआ है? डिक्रीज। रैंडमनेस जो है क्या हुई है? डिक्रीज। रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, तभी मैंने कहा कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हुई है? नेगेटिव। रैंडमनेस डिक्रीज। बिफोर एड्जॉर्प्शन रैंडमनेस इनकी ज़्यादा थी, रैंडमनेस जो है सिस्टम की पार्टिकल्स की रैंडमनेस ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर एड्जॉर्प्शन रैंडमनेस क्या हुआ है? डिक्रीज। क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल जो हैं, सारे के सारे या मोस्टली जितनी भी वैकेंट साइड्स थी उन पे जो है पार्टिकल जो आके बैठे, तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई है। अगर रैंडमनेस डिक्रीज हुई है मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब चलते हैं हम इस पे, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, डेल्टा एस की वैल्यू हमने कह दिया नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, चेंज इन एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हुई है। अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज हुई है तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव माइनस टी नेगेटिव और माइनस ये डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस। जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें पता है कि डेल्टा एच जो है इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। और ये भी हमें पता है कि डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या है? हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। अब इस वैल्यू को नेगेटिव रहने के लिए, डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डेल्टा एच जिसकी वैल्यू नेगेटिव है ये ज़्यादा होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है क्या आई है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव आई है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, और माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव रहने के लिए क्या कंपलसरी है कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच जो है हमेशा जो है क्या होना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए माइनस टी डेल्टा एस की
वैल्यू पे, तभी जाके जो है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा जी जो है मस्ट बी नेगेटिव। तो ये कब जो है नेगेटिव होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस से, तभी जाके जो है डेल्टा जी की वैल्यू जो है, तभी जाके इसका स्पॉन्टेनिटी, ये जो स्पॉन्टेनियस करैक्टर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तभी जाके जो है ये वैल्यू वैलिड होगी। जब कब, जब डेल्टा जी जो है हमारे पास नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू माइनस टी डेल्टा एस। मीन्स डेल्टा एच जो है डोमिनेट करेगा माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू पे, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू अब पॉजिटिव बन गई, एंट्रोपी जो है डिक्रीज़ हो गई, एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, डेल्टा एस नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव है, हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा जी जो है नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और डेल्टा जी की वैल्यू को, डेल्टा ये एड्जॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव रखने के लिए हमेशा डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ये माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू से, तभी जाके जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसी का है ये, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन का ही कंसेप्ट है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक्सेप्शन है, मे भी पूछ सकते हैं, और मैंने देखे 2-4 लेक्चर उन्होंने नहीं बताया है, तो मैंने सोचा चलो बता लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। हमने बता दिया, मैंने उस वक्त पहले ही कहा था कि जनरली नॉट ऑलवेज अगर ऑब्जेक्टिव आ गया हमारे पास कि एड्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो चुपचाप करके टिक मार दें। अगर लिखा कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो वो वाला कंसेप्ट गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है इसमें, एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन ग्लास सरफेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये एक्सेप्शन है इसमें, देख लेना। एक्सेप्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस की जब हम एड्जॉर्प्शन होती है ग्लास सरफेस पे, तो वो एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। और वो एंडोथर्मिक इन नेचर क्यों होती है वो हम अभी देखते हैं। एंडोथर्मिक इन नेचर क्यों है, ये हमारे पास H2 है, इसकी एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं हम ग्लास सरफेस पे, तो हमने कहा कि ये एंडोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक इन नेचर ये कहा। अब ऐसा क्यों है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक H है, ये दूसरा, मीन्स इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब क्या है यहाँ पे, जब एड्जॉर्प्शन करवानी है हमने इसकी, तो हमने सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करना है इसके बीच में, हमने H और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाना है। तो ये बॉन्ड जो है H और H का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो हमें पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी है। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इन ऑर्डर टू डिसोशिएट या ब्रेक दिस बॉन्ड या बॉन्ड बिटवीन H और H के। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक इन नेचर, थर्मिक इन नेचर, because we have to provide sufficient amount of energy that will break the bond between two hydrogen atoms। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो है हमें पहले इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो जब जिस रिएक्शन में या जिस प्रोसेस में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक इन नेचर। अब यहाँ से नीचे और फंडा है, अब वो क्या है, ज़रा घूम के जाना पड़ेगा। अब वो कैसे घूमेंगे हम, ये हमने एनर्जी सप्लाई टू ब्रेक द बॉन्ड, देयरफॉर इट इज़ एन एंडोथर्मिक इन नेचर। अब हम देख लेते हैं
इसका क्या मसला है, पहले हम इसे रब कर लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी इसमें भी नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी जो है पॉजिटिव बनने वाला है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए हमने क्या कंडीशन पड़ेगी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्यों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब वो कैसे रहेगी हम अभी देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया। अब देखो डेल्टा एस में क्या चेंजेज आएगी, डेल्टा एस क्या है हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब पहले क्या था, अब क्या था, ये सरफेस ले ली हमने, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूल है एक, पहले क्या था, ये एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। पहले क्या था, रैंडमनेस कम थी, रैंडमनेस या एंट्रोपी क्या थी, कम थी। क्यों ही हमने बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, क्यों ही हमने बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, तो अब पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब कितने एटम्स बन गए, 4, तो रैंडमनेस पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब कितने एटम्स बन गए हमारे पास, 4 एटम्स बन गए, तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई, रैंडमनेस इंक्रीज हुई। पहले दो मॉलिक्यूल्स थे, अब जो है हमारे पास 4 एटम्स बन गए, अब रैंडमनेस जो है इंक्रीज हुई, ये जो है हमारे एड्सॉर्ब हो गए सरफेस पे। तो रैंडमनेस जब इंक्रीज हुई तो डेल्टा एस की वैल्यू अब क्या हुई, पॉजिटिव, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। लेकिन पहले जो केस हमने पढ़ा था उसमें फ्री पार्टिकल्स थे, और वो जब हमारे सरफेस पे आ गए तो रैंडमनेस डिक्रीज हो गई, तो डेल्टा एस की वैल्यू उस कंडीशन में क्या थी, नेगेटिव। लेकिन इस कंडीशन में ये पहले क्या थे, बॉन्डेड पार्टिकल्स थे, बॉन्डेड एटम्स थे, अब ये जो है सेपरेट हो गए, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, मीन्स डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पहले नेगेटिव था, अब डेल्टा एच क्या हो गया, जब हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमने हीट इसको दी तो वो क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, पहले नेगेटिव था। तो अब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई। अब क्या हुआ कि डेल्टा, हमें पता है कि डेल्टा जी को हमने हमेशा नेगेटिव रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है हमारे पास इक्वेशन की फ्री एनर्जी की। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव, बिकॉज ये हम एक्सेप्शन केस की बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक इन केस इन नेचर। डेल्टा एस की वैल्यू पहले नेगेटिव हुई थी, अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से, मीन्स वैल्यू ऑफ माइनस टी डेल्टा एस डोमिनेट्स ओवर डेल्टा एच। और उस केस में जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, डेल्टा एच डोमिनेट करता था माइनस टी डेल्टा एस पे, लेकिन इसमें क्या है, माइनस टी डेल्टा एस जो है डोमिनेट करेगा डेल्टा एच पे, तब जाके जो है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लेना, पूछ सकता है। और मैंने ये भी कहा एड्सॉर्प्शन अगर कहे कि एक्सोथर्मिक इन नेचर या जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर तो ठीक है,
ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर? तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ऑन ग्लास सरफेस। यहाँ पे ज़्यादा मोड है कुछ, ये समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लिया हमने, वही जो हमने ये तो समझा ही लिया मैंने। एनर्जी सप्लाई टू ब्रेक द बॉन्ड, देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये कब होगा? जब द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ माइनस टी डेल्टा एस will dominate over delta H and delta G will become negative, means still spontaneous, तभी जाके ऐसा होगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सरफेस और एड्सॉर्बेट पार्टिकल जो है एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है, कैसी अट्रैक्शन है, उस बेस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं एड्सॉर्प्शन को। तो इस बेस पे हम जो है क्लासिफाई करते हैं एड्सॉर्प्शन को, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं हम केमिसॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैन डर वाल इंटरेक्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वीक फोर्सेस जो होंगी किसके बीच? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, इसलिए ये इन्हें वीक एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है, वीक वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है। केमिकल एड्सॉर्प्शन को ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। और ये जो फोर्सेस होती हैं वीक इंट्रैक्शन होती है, वीक इंट्रैक्शन, ये वीक इंट्रैक्शन है कौन सी? फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। और लेकिन जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो एड्सॉर्प्शन और इंट्रैक्शन जो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। वीक इंट्रैक्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है। वीक इंट्रैक्शन, देयरफॉर लेस एनर्जी ऑफ एंथैल्पी विल बी रिलीज्ड। एंथैल्पी यह हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है हमारा। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन के लिए बता रहा हूँ, डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन, चेंज इन हीट कंटेंट या चेंज इन एंथैल्पी जो है लो होगी। कैसे समझेंगे हम? ये सरफेस ले ली हमने, ये एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ले लिए, इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक है, वीक है, तो इसलिए लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होगा, लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होगी। मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और कहाँ के किसके बीच में लाई करेगी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, मीन्स हाई एनर्जी, जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी मीन्स सरफेस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा जो है कम हुई होगी। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और हाई एनर्जी विल बी रिलीज। डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन की वैल्यू जो है इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसकी वैल्यू हाई, और कहाँ तक रेंज करेगी? 40 to 400 किलो जूल पर मोल। इम्पॉर्टेंट है ये, मैं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको 2-4 स्टार लगा लो, क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन एक ही केस में देखते हैं, सिर्फ एड्सॉर्प्शन के टर्म में। डिसऑर्प्शन वाले केस में हम नहीं
देखते हैं कि डिसऑप्शन के लिए जो है वो हीट कंटेंट जो है क्या होगा। डेल्टा एच डिसऑप्शन पहले जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे डेल्टा एच फॉर एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे भी डेल्टा एच फॉर एड्सॉर्प्शन केमिकल के केस में। अब अब एड्सॉर्प्शन हुई है तो डिसऑप्शन भी तो होगी, तो उस टाइम पे जो है वैल्यू क्या होगी चेंज इन एंथैल्पी की, वो हम देखते हैं। डेल्टा एच डिसऑप्शन विल बी लो, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे जो पार्टिकल्स आके बैठे हैं एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स, इनके बीच की इंटरेक्शन कम है। अब जब इनके बीच की इंटरेक्शन कम है मीन्स इनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है कम है, तो अगर हमें इन्हें इस सरफेस से भगाना है तो हमें कम ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें डिसऑप्शन करवानी है तो हमें कम एनर्जी की जो है ज़रूरत पड़ेगी और ये पार्टिकल जो हैं वापस चले जाएंगे, तो इसलिए डेल्टा एच डिसऑप्शन भी क्या होगी कम। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा एच डिसऑप्शन की वैल्यू जो है हाई होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन, इस केस में क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन एड्सॉर्बेट और सरफेस के बीच में। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो जब डिसऑप्शन करवानी है तो हमें उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो डिसॉल्व होंगे, उसके बाद जो है वो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ये जो है वीक इंटरेक्शन है, वीक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, तो हम जो है कम भी हीट सप्लाई करेंगे तो डिसऑप्शन हो जाएगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट सरफेस से, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डिसऑप्शन के लिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब है कि कोई भी गैस जो है, कोई भी गैस आके किसी भी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी, बेशक एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है कम होगा। मीन्स कोई एक गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी, दूसरी कम होगी, या तीसरी ले लेंगे वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हर कोई गैस जो है हर किसी सरफेस पे आके जो है एड्सॉर्ब होगी। कोई स्पेसिफिक वाली बात नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस पर पर्टिकुलर सरफेस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गैस जो है किसी भी सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो सकती है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कौन कितनी एड्सॉर्ब होगी, कोई जगह कम होगी कोई ज़्यादा होगी, वो अलग बात है, लेकिन इसलिए हम कहेंगे इसे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे, सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन है, तो फिजिकल इंटरेक्शन किसी के साथ हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, लेकिन इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मीन्स पर्टिकुलर गैस किसी पार्टिकल सरफेस के लिए पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर सरफेस, पर्टिकुलर गैस किसी पार्टिकल सरफेस पे आके ही एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं, इसलिए इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-4 स्टार लगा लो, क्योंकि हम समझ भी नहीं पाते हैं इस वाले पॉइंट को। मैंने अक्सर देखा है समझाने वाले भी नहीं समझाते हैं, वो उस लेवल तक ले नहीं जाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, बस। लेकिन है क्या इसके बीच का फंडा, वो देख लेते हैं। हमने कहा फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हुई है तो डिसऑप्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का रिवर्स क्या है? रिवर्स क्या है? डिसऑप्शन। एब्जॉर्प्शन का रिवर्स है डिसऑप्शन। मीन्स अगर एब्जॉर्प्शन हुई है तो डिसऑप्शन करवानी है, तो उसी को हम बोलेंगे रिवर्सिबल इन नेचर। मीन्स ये एड्सॉर्बेट है, ये सरफेस ले ली हमने, ये एड्सॉर्बेंट है, ये सरफेस है। यहाँ पे जो पार्टिकल जो है आके एड्सॉर्ब हुए, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आके एड्सॉर्ब हुए, जब हम उनकी डिसऑप्शन करवाएंगे तो जो नेचर, जो आइडेंटिटी एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की एड्सॉर्प्शन से पहले थी, मीन जब वो सरफेस पे आके रिटेन नहीं हुए थे,
उनकी जो नेचर थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो डिसऑप्शन के बाद भी सेम रहेगी। जब डिसऑप्शन होगा तो ये एडजॉर्बेट पार्टिकल जो है, देखो मैंने इसलिए एक ही कलर से दिखाया भी है, ये रेड कलर से मैंने बताया एडजॉर्बेट डिसऑप्शन पे और एडजॉर्प्शन पे, सॉरी रेड कलर से मैंने दिखाए हैं एडजॉर्प्शन के केस में, और इन्हीं रेड कलर से मैंने दिखाया है डिसऑप्शन के केस पे। मींस एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो उनकी नेचर पहले थी, जो उनकी केमिकल आइडेंटिटी मींस पहले थी, तो डिसऑप्शन के बाद भी उनकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। देयर विल बी नो चेंज इन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसऑप्शन, इम्पॉर्टेंट। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर का ये मतलब नहीं है कि डिसऑप्शन नहीं होगा, डिसऑप्शन तो होगा भाई, एडजॉर्प्शन हुआ है तो डिसऑप्शन तो होगा, वो कब तक बैठेगा सरफेस पे। इरिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है कि जब डिसऑप्शन होगा, देखो यहाँ ये सरफेस है, यहाँ पे मैंने एडजॉर्प्शन करवाई, ये एडजॉर्बेट पार्टिकल्स आके बैठे, जो ही डिसऑप्शन होगी, अब देखो मैंने कलर भी चेंज करवाया, यहाँ ये रेड था, अब ये यहाँ से ब्लैक हुआ। इसका क्या मतलब है कि एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की नेचर या केमिकल आइडेंटिटी जो एडजॉर्प्शन से पहले जैसे थे, लेकिन डिसऑप्शन के बाद वो चेंज हुए होंगे। अब वो चेंज कैसे हुए होंगे, वो कैटाइंस बन गए होंगे, मे बी एनाइंस बन गए होंगे, फ्री रेडिकल्स बन गए होंगे, या कोई और चेंज जो है उनमें आई होगी। ये इम्पोर्टेंट है कि देयर इज चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल एंटिटी की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हुई होगी। किस केस में, एडजॉर्प्शन के केस में। फिर एक बार समझाता हूँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, रिवर्सिबल इन नेचर, ये समझाता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है कि एडजॉर्प्शन हुई है तो डिसऑप्शन होगा। तो एडजॉर्प्शन अगर हुई है तो जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की नेचर एडजॉर्प्शन से पहले थी, तो डिसऑप्शन के बाद भी सेम नेचर रहने वाली है, वो चेंज नेचर नहीं होगी। देयर विल बी नो चेंज इन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसऑप्शन। लेकिन इरिवर्सिबल इन नेचर इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन का ये मतलब नहीं है कि डिसऑप्शन नहीं होगा, डिसऑप्शन तो होगा, लेकिन वो जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो है हमारी सरफेस पे आके बैठे थे, जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हमारी सरफेस पे आके बैठे थे, जब डिसऑप्शन होगा तो वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल आइडेंटिटी जो है वो चेंज हुई होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं हम, मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसे समझते हैं। ये सरफेस एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हमारे, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस, वीक इंटरेक्शन, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये फॉर एग्जांपल एक लेयर जो है आके बैठ गई, ये फर्स्ट लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर की इस सरफेस के साथ, फर्स्ट लेयर की सरफेस के साथ, कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट लेयर की सरफेस के साथ जो है कोई बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, तो ये आके अट्रैक्ट हो गए। अब जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने भी कोई बॉन्ड नहीं बनाना है हमारी फर्स्ट लेयर के साथ, वो भी सिंपली वीक वैन डर वाल फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे बड़े आराम से, तो सेकंड लेयर बन जाएगी, क्योंकि इनके बीच में भी वीक वैन डर वाल फोर्स है। तो वैसे ही थर्ड लेयर भी जो है आराम से सेकंड लेयर पे आ जाएगी। इसलिए जो है मल्टी लेयर फॉर्मेशन हमेशा होता है हमारी फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में मोनो लेयर फॉर्मेशन या इसे यूनी लेयर फॉर्मेशन, सिंगल लेयर बनती है कि ये एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट की लेयर है, और ये हमारा एडजॉर्बेंट है। अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक इन नेचर, और बॉन्ड कौन से बन रहे हैं हमारे
केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेयर जो है इसके साथ जो है एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना रही है। तो इसलिए जो है सिर्फ सिंगल लेयर बनेगी, क्योंकि अगर फिजिकल जो है अट्रैक्शन नहीं है, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, अच्छी नहीं लगे डिसलाइक। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने पढ़ेंगे उतना अच्छा मैं चाहता हूँ हो जाए सबका। ओके, थैंक्स।